देखिए फर्स्ट टर्म के बाद जो आपका सेकंड टर्म आया है, यहाँ पर आपको मैटर की प्रॉपर्टी समझनी है कि मैटर किस तरह से बिहेव करता है, और ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे पास जो अभी का टॉपिक है वो क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम सॉलिड के बारे में पहले पढ़ेंगे कि सॉलिड कैसे बिहेव करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो उस तरह का नेचर रखते हैं। इसीलिए जिस चीज़ को पहले समझेंगे वो टर्म वो है रिजिड बॉडी। अच्छा, एक रिजिड बॉडी क्या होती है, तो उसको हम थ्योरेटिकली ये पढ़ते हैं कि ऐसी बॉडी या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगाने पर कोई चेंज उसकी शेप और साइज में नहीं आता है। नो चेंज इन शेप एंड साइज। ऐसा माना जाता है, ठीक है। अच्छा, कब होता है ये सब? जब उस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं। When force is applied on that body, ये ऐसा होता है। अब हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि जिस बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उसकी ओरिएंटेशन में चेंज आएगा, ये पक्का है। लेकिन कितनी फोर्स लगाएं कि चेंज आए? अभी फिर से ये जो मार्कर मेरे पास है, इसको मैं यहाँ से कंप्रेस करता हूँ, क्या इसके साइज में कोई चेंज आया? नहीं आया। शेप में आया? नहीं आया। तो ये एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, अब जो मटेरियल सॉलिड होते हैं उनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आंसर है कि उनके पास फिक्स शेप होती है, ये हम जो पढ़ते हैं। अच्छा, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये सब चीज़ है। लेकिन साइज फिक्स हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? तो आंसर है कि एक स्पॉन्ज, देखा दबने वाला स्पॉन्ज, उसको हम सॉलिड की प्रॉपर्टी में लेते तो हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसका शेप जो है फिक्स नहीं है, इसकी शेप ऐसे करके खींचते हैं तो बदल जाती है। शेप को ऐसे मोड़ दिया लेकर, क्या वो सॉलिड है? तो सॉलिड होने के लिए प्रॉपर्टी के पास क्या होना चाहिए? तो ध्यान से सुनना, सॉलिड नेवर फ्लो। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते। कौन से मैटर फ्लो करते हैं ये देखिए। अब ये सब्सटेंस के अंदर के मॉलिक्यूल इस तरह से हमने माना अरेंज है। ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब ये कैसे बिहेव करते हैं? जैसे एक स्प्रिंग, अच्छा, अब यहाँ से जो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल हम अभी देखते हैं इधर, ये सॉलिड तब कहलाएंगे मॉलिक्यूल जब इनके पास एक खास प्रॉपर्टी होगी, वो ये कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये सभी जितने मॉलिक्यूल हैं आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन से पकड़ के रखें। इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन, और इन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन को हमने क्या नाम दिया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये
सॉलिड के मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों बनाते हैं? तो देखिए, हम नैनो फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एक काम करते हैं। वो ये करते हैं कि दो अलग अलग एटम को हम फोर्स लगा के या किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू उनको पास लेकर आते हैं। स्टार्टिंग में नहीं आते वो पास, क्योंकि वो आना पसंद नहीं करते, उनको हमें लेकर आना पड़ता है। और कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप कैसे करेगा काम? तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसके मॉलिक्यूल पास आते हैं। अब नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से ये फोर्स एक्टिवेट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन। जैसे ही ये फोर्स एक्टिवेट हो जाती है एक पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद, तब मॉलिक्यूल पास में रहना चाहते हैं। ये बात ऐसी है जैसे कि आप और आपका फ्रेंड अलग अलग घर में रहते हैं तो अलग अलग किराया देते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। एक साथ रहते हैं तो मिलके किराया देते हैं तो कम खर्चा होता है, तो वो साथ में रहना पसंद करेंगे। इसी तरह से जब ये मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो ये साथ में रहना पसंद करते हैं। साथ में रहने की एक कंडीशन है, वो ये कि साथ में रहेंगे एंड दे विल स्पेंड लेस एनर्जी। हमें वो मॉलिक्यूल किस कंडीशन में मिलेंगे? तो आंसर है उनको मिनिमम एनर्जी खर्च करें, ये वो कंडीशन में होंगे। उनकी अगर एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी तो वो रहना पसंद नहीं करते। ये चीज़ नेचर में हर जगह फॉलो होती है, इंसानों पे भी लागू होती है। इंसान खड़े खड़े थक गया तो बैठना पसंद करता है, वो चाहता है कि एनर्जी कम से कम खर्च हो। बैठे बैठे एनर्जी खर्च होती है, वो सो जाता है, एनर्जी और कम खर्च हो। तो ये नेचर का रूल है कि नेचर वहीं रहना पसंद करता है जहां पर मिनिमम एनर्जी हो कंडीशन। अब इस केस में मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाते हैं और उसके बाद वो ऐसी जगह पर आ गए जहां पर उनकी कम से कम एनर्जी खर्च हो रही हो, ये वो कंडीशन है। और वहां पर इनके बीच में ये इंटरेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, तभी वो भाग नहीं पाते। अब इसके बाद ये मॉलिक्यूल इसको नीचे भी दबाएगा, ऊपर भी दबाएगा, नीचे भी दबाएगा, ऊपर भी दबाएगा, लेफ्ट भी राइट भी, हर जगह से फोर्स लगती है कंटिन्यू। ये एक फोर्स का ऐसा नेटवर्क बनाता है कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाती है और मॉलिक्यूल अपनी एक फिक्स पोजीशन बना के चलता है। उसको मॉलिक्यूल ऐसे भी दबाता है और ऐसे भी दबा के रखता है। इसीलिए सॉलिड कभी भी ये ऐसे करके फ्लो नहीं करते हैं। तो सॉलिड में दोनों फोर्स प्रेजेंट होती हैं, एक नॉर्मल दबाने वाली भी और एक टेंजेंशियल वाली भी। फ्लो कौन करता है? जिसमें ये वाली फोर्स वीक होती है, ये। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? दबाएंगे, लेकिन वो ऐसे फ्लो कर जाएंगे। तो ये चीज़ क्या कहते हैं हम इसको? फ्लूइड, लिक्विड और गैस। तो इनमें ये डिफरेंस आ जाता है। और सॉलिड में क्यों फिक्स होता है? इस वजह से साइज को चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त, फोर्स लगानी पड़ेगी। दूसरी बात, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल आना कहाँ जाएंगे? मिनिमम एनर्जी की कंडीशन पर। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो सॉलिड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। मेन क्या है आंसर? ये वाला इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर से, अब सॉलिड फ्लो नहीं करते, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है? तो आंसर है, पहली प्रॉपर्टी उनके बीच में आती है नंबर 1, दे आर इलास्टिक इन नेचर।
इलास्टिक कौन से मटेरियल होते हैं? तो सुनिए, इलास्टिक वो मटेरियल होते हैं जो किसी अपोज को चेंज करता है। कैसा अपोज? ध्यान से देखो एक बार। अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल की कंडीशन है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक? अच्छा, इन दोनों ने अपने आप को एक मिनिमम एनर्जी पे लाके बांध लिया। मैंने क्या किया, इसको यहां से ऐसे दबाया तो ये आगे जाएगा, मॉलिक्यूल ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये R0, इन्होंने ये डिस्टेंस ऐसे मेंटेन की कि इनकी मिनिमम एनर्जी खर्च हो। और मैंने क्या किया, मैंने इनके डिस्टेंस को कम कर दिया। अब मिनिमम से कम करेंगे अगर डिस्टेंस को, सोचो किसी इंसान की एनर्जी मिनिमम खर्च हो रही है इस जगह पर खड़े खड़े, अगर मैं जगह बदल दूंगा तो एनर्जी मिनिमम होगी कि मैक्सिमम खर्च होगी? मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम लास्ट कंडीशन होती है। उसके बाद अगर आप कुछ भी चीज़ लाओगे तो एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च होती है। इसीलिए जब इसको हम पास में लेकर आते हैं तो मिनिमम तो लास्ट टाइम पर इस पोजीशन पर, तो ये वहाँ पर नहीं रहना चाहते। क्या करेंगे, ये बोलेंगे वापस जाओ। क्यों जाओ वापस? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी मिनिमम से मिनिमम खर्च हो। इसीलिए जब हम मॉलिक्यूल को ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट हमें ये एक इलास्टिक फोर्स मिलती है। तो ये इलास्टिक फोर्स क्या चाहती है कि कोई चेंज मत आए। ये चीज इसके पास प्रॉपर्टी। फिर से अगर हम इसी मॉलिक्यूल को यहां खींचते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर तो ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। और मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि फिर से मिनिमम एनर्जी पे आओ, तो क्या करेगा वो उसको वापस लाएगा ऐसे। कौन सी फोर्स? इलास्टिक फोर्स लाएगा ना। तो क्या समझा? तो इलास्टिक वो मटेरियल होते हैं जो किसी भी अपोज को किसी भी चेंज को अपोज करते हो। और दूसरी भाषा में क्या पढ़ा आपने? इलास्टिक वो मटेरियल जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स, इसी को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि शेप को डिफॉर्म करती है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम हटा दें तो इलास्टिक फोर्स को वापस लेकर आएगी। क्यों लेकर आएगी? क्योंकि मॉलिक्यूल आर इलास्टिक इन नेचर, सो दे हैव टेंडेंसी, उनके पास एक टेंडेंसी है। और टेंडेंसी क्यों आई? ये उनके पास टेंडेंसी मिनिमम एनर्जी खर्च करनी है, इसलिए आई। अच्छा, तो इलास्टिक होने के लिए नंबर 1 क्या हमने पढ़ा? मटेरियल which are elastic in nature they have tendency to oppose any change in orientation। अच्छा, दूसरा सुनिए, जो बुक में लिखते हैं हम डेफिनेशन। इलास्टिसिटी क्या होती है? तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर regain its original configuration after removal of deforming force।
तो मटेरियल में, सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलास्टिक होते हैं। अब मुझे एक बात का जवाब बताइएगा, एक मटेरियल मेरे पास है रबर, दूसरा स्टील, कौन मेरे फोर्स को, कौन एक्सटर्नल फोर्स को ज्यादा अपोज करेगा? बताओ। रबर तो इजीली खींच जाएगी, क्योंकि इलास्टिक सुनते ही ध्यान में आता है कि रबर का नाम ले लो। घर पे भी जाते तो क्या कहते हैं कि मम्मी इलास्टिक सामान चाहिए तो मम्मी रबर दे देती है हमें। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला? मटेरियल्स विच आर इलास्टिक इन नेचर दे हैव टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज। तो सबसे ज्यादा चेंज को कौन अपोज करेगा? जो इजिली चेंज ना हो। इजिली कौन चेंज नहीं होगा, स्टील या रबर? स्टील। स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी देन रबर। रबर में इजिली चेंज आ जाएगा, लेकिन स्टील में नहीं आएगा। स्टील में चेंज कब आएगा? जब हम उस पर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तब स्टील में चेंज आएगा। सो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक, अच्छा, अब हम इसका एक छोटा सा मैथमेटिकली ग्राफ वो समझते हैं कि कौन से मटेरियल इलास्टिक किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? तो आंसर है स्ट्रेस, सिंपली इट इज ए फोर्स। इट इज ए फोर्स, लेकिन इसका नेचर समझना है तो हमें इसको इधर ये सपोज कि हमारे पास कोई वायर है और अब इस वायर पर मैंने कुछ लोड लगा दिया। लोड मतलब वेट। तो इस वायर को मैंने ऐसे लगाकर हुक से इस पर एक लोड लगा दिया। तो लोड क्या काम करेगा? लोड को ग्रेविटी नीचे खींचेगी। अगर ग्रेविटी नहीं खींचती है तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा से खींच दिया, ये ऐसे पड़ा है। और अब इसको हमने यहां से ऐसे पकड़ के खींच दिया। जब इसको हम खींचेंगे, सपोज कि ये वायर है, तो ये वायर लेंथ में ऐसे खींचना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और सॉलिड होने के नाते जो इसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो इसको वापस लाएगी। देखिए मॉलिक्यूल की एनर्जी खर्च हो रही है, वापस आना चाहेंगे, तो इसमें एक फोर्स रिवर्स डेवलप हो जाएगी। वो कौन सी फोर्स है? इलास्टिक फोर्स। ठीक, वो डेवलप हो जाएगी, उसको वापस लाएगी। कैसे एक्ट करती है? तो देखिए, इसमें इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद अगर ये फोर्स 10 न्यूटन की है तो ये सारे 2 2 2 2 2 इस तरह से फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये वायर है और ये लोड है ना, ठीक है, इसको ग्रेविटी खींच रही है नीचे। अब यहाँ पर ये लोड, इसका वजन हमने ग्रेविटी से जैसे जैसे निकाला वो 10 न्यूटन है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसने इस 10 न्यूटन को ओवरकम करने के लिए 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 2 2 इस तरह से फोर्स को बांट लिया। अब फोर्स आने के बाद, फोर्स इसमें इस तरह से बटने के बाद हमने कहा कि ये जो फोर्स ये मटेरियल में डेवलप हुई है, इसको वापस ले आने के लिए इलास्टिक फोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस इन द मटेरियल। लेकिन ये स्ट्रेस कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जो शो करते हैं सिग्मा से।
और ये कैलकुलेट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, कि 1 यूनिट एरिया में कितनी फोर्स काम कर रही है। अब फिर से समझो, इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, तो आंसर है जितना हमने इस पर लोड लगाया उतना ही, लेकिन नहीं, स्ट्रेस डिपेंड करता है कि कितने एरिया में कितनी फोर्स डेवलप हुई। अगर हम मान लें कि इतना सा ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी फोर्स आई है, 2 न्यूटन। देन दिस इज स्ट्रेस। अगर मानो कि 1 मीटर स्क्वायर ये है, ये दोनों मिला के, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर ये है, तो इस एरिया में कितनी फोर्स काम कर रही है, 4 न्यूटन। तो स्ट्रेस कितना आया, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर 1 मीटर स्क्वायर ये कंप्लीट एरिया है, तो कितने स्ट्रेस, सबको काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, तो स्ट्रेस आया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऐसे ही हम स्ट्रेस को समझते हैं। स्ट्रेस ये मत समझ लेना कि जितनी फोर्स लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेस, नहीं, स्ट्रेस में क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल थोड़ी थोड़ी करके फोर्स को बांट लेता है। ठीक, अगर 20 होती तो 5 5 5 5 5 करके बांट लेते, ये 4 4 करके, तो स्ट्रेस उस टाइम पर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता। और कंप्लीट मटेरियल के लिए कितना होता, तो आंसर है कंप्लीट मटेरियल का एरिया कितना है वो पता करो। अब उस कंप्लीट मटेरियल के जितना एरिया है, जितना भी एरिया, उस कंप्लीट एरिया में कितनी फोर्स काम कर रही है वो निकालो। आंसर जो कट के आएगा वही कहलाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो द आंसर इज ये फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, फिर से हमने एक चीज पूछी कि रबर ज्यादा मजबूत होती है या स्टील, कौन मजबूत है, स्टील की वायर की रबर। तो हमने दोनों पे लोड लगाया, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होती है, रबर या स्टील। तो हमने दोनों पे फोर्स लगा के देखा, दोनों पे लोड लगा के देखा। हमने स्टील पे लोड लगाया 1 न्यूटन, रबर पे लगाया 1 न्यूटन, दोनों खींच के लंबी हो गई। फिर अब 1 न्यूटन और लगाया, टोटल 2 न्यूटन हो गई, उस पर भी 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन 3 न्यूटन, 4 न्यूटन 4 न्यूटन, 5 न्यूटन आया, इसमें 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन आते ही स्टील टूट गई। और रबर 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन में जाके टूटी। तो क्या पता चला कौन ज़्यादा मजबूत है, रबर। क्या ये ठीक है कि रबर ज़्यादा मजबूत होती है, नहीं। तो गड़बड़ी कहाँ आ गई, तो आंसर है हमने रबर को लिया ये इतना थिक, और स्टील की वायर को लिया ऐसे। तो क्या समझे, हमें जब कंपैरिजन करना है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो हम क्या कंपेयर करेंगे, पहले दोनों का एरिया, दोनों का एरिया देखेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हमने स्टील का और रबर और स्टील इन दोनों का पर यूनिट एरिया किया, तो पता लगा कि स्टील का जो पर यूनिट स्ट्रेस है वो है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इतना स्ट्रेस वो डेवलप कर सकती है। और इसमें चेक किया तो इसका आया 0.05 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ कि कौन ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप कर सकती है, तो आंसर है स्टील, है ना।
तो हमें क्या चाहिए, दोनों का एरिया सेम। फिर से वो स्ट्रेस जो किसी की मजबूती चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं हम? तो आंसर है, वी कॉल इट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कहाँ से आया, क्या है? तो आंसर है मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया में कितनी कितनी फोर्स अराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हम स्ट्रेस को काउंट करते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेस भी हम कई तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मटेरियल को हम कई तरीके से एक्सटेंड या कंप्रेस कर सकते हैं। फिर से अगर हम मटेरियल को लोड लगाते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल जैसे साइड है उसके पैरेलल खींचता है, वो अगर पैरेलल मतलब ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अलोंग दी इट्स एज, जो इसका ये एज है, अगर ये इसके अलोंग ऐसे करके खींचता है, ऐसे में जो स्ट्रेस डेवलप होता है मटेरियल को रिगेन कराने के लिए, उस स्ट्रेस का नाम हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, अच्छा, नंबर 2, जिस मॉलिक्यूल को हमने, और ये क्या बन जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा, एक मटेरियल जो ऐसे रखा हुआ है, उसको हमने इस बार लॉन्गिट्यूडनली ना खींचकर हमने इस बार एक डिफरेंट एरिया पर फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तभी डेवलप होता है जब ये फोर्स का नेचर कैसा होता है, नॉर्मल टू एरिया। और कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसी वायर के इस वाले एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये नॉर्मल होती है लॉन्गिट्यूडनल में। और अब ये रहेगा एरिया। अब मटेरियल को हम ऐसे ना खींच के उसको ऐसे दबाएंगे, मतलब जो ये एरिया है उसके टेंजेंशियल, तो ये फोर्स अब ऐसे डेवलप की जाएगी। ये तो क्या होगा ये कि फर्स्ट स्टेप में ऐसे फोर्स लगाते ही ये मटेरियल जाएगा ये, और पहले कैसा था, पहले ये ऐसे रखा था, लेकिन फोर्स लगाते ही ये थोड़ा सा तिरछा हो गया और ये होगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव एरिया कौन सा है, जिस पर फोर्स लग रही है, और फोर्स कौन से एरिया पे लग रही है, तो आंसर टेंजेंशियल एरिया। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एरिया इफेक्टिव है और उस वाले में नॉर्मल एरिया इफेक्टिव था। तो यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, जो किसी को मोड़ देता है, जो किसी को शियर कर देता है, तो इसका नाम है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस। इसमें फोर्स कैसी होती है, तो आंसर है टेंजेंशियल फोर्स applied on effective area। कितना होता है ये देखो, ये भी कितना होगा,
फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी तो नहीं होगा, फोर्स लग रही है एरिया पर। नंबर 3, अगर एक मटेरियल को हम पानी के अंदर रख दें और वो सॉलिड है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल हर तरफ से दबाएंगे, ये हर तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से उसको कंप्रेस करना चाहेंगे। ये नया था कुछ, कंप्रेस करना। अभी तक क्या था, उसको ऐसे स्ट्रेच करना, लेकिन अभी हमने क्या सुना, कंप्रेस। तो इसका ये मतलब कि स्ट्रेच में मटेरियल दो तरह से काम कर सकता है, या तो वो एक्सटेंड कर ले या तो कंप्रेस कर ले। तो यहाँ पर मटेरियल को कंप्रेस किया जाता है, और जो भी फोर्स है वो कैसे काम करती है, उस पर नॉर्मल हर सरफेस से काम करती है। जैसे एक बलून को अगर हम पानी के अंदर रख देते हैं, उसको हर तरफ से नॉर्मली कंप्रेस करेगा फोर्स, और ऐसा फोर्स जिसको नॉर्मली कंप्रेस करे और कंप्रेस करके छोटा करना चाहे तो वो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। या फिर बल्क स्ट्रेस। और ये भी कितना होगा, सेम, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, तो ये था स्ट्रेस के बारे में। अब हम इसको एक तरह से और रिलेट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा माने कि कोई मटेरियल जो हमने यूनिट एरिया वाला लिया, ये जिसका एरिया कितना है, यूनिट एरिया, तो इस पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो है 10 न्यूटन, और ये वापस नहीं आना, ये नीचे नहीं आना चाहता, इसको मॉलिक्यूल ऊपर खींचेगा खुद भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाकर। और यही फोर्स क्या कहलाती है, स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने जो मटेरियल लिया है उसका एरिया कैसा है, यूनिट एरिया। तो अक्सर हम ऐसा भी कह देते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ये ऐसा हम वाइस वर्सा यूज कर लेते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कौन सा एरिया हो, यूनिट एरिया। नहीं तो आपने ये केस भी देखा था अभी। ठीक है, अब हम इसको अलग तरीके से समझने जा रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी जो मटेरियल की है, अच्छा, नंबर 3 जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेन। अब किसी मटेरियल में स्ट्रेन होने का क्या मतलब होता है? तो स्ट्रेन का ये मतलब, जैसे हम रात को सोते हैं और सोते सोते कभी गर्दन में अचानक से एक दर्द उठ जाता है, एक ऐंठन आ जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि सुबह रात को ऐसे सोते हैं, सुबह उठने के बाद भी हमारी गर्दन ऐसी रहती है। होता है ऐसा। जैसे एक इंसान से बोला कि आप एक काम करिए, किसी लोड को ले जाकर एक सीट पर रख दो, गद्दे पर रख दो, तो गद्दा जो है वो थोड़ा सा दब जाता है, प्रेस हो जाता है, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, और उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेन होना। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन ओरिजिनल शेप और चेंज इन ओरिएंटेशन। तो ओरिजिनल शेप में जो चेंज होता है, अब 3 तरह से मटेरियल में चेंज आ सकता है। नंबर 1, ये एक वायर है, हमने इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, हमें तो पता है कि इसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस, ऊपर एक फोर्स डेवलप हो जाएगी जिसको खींचेगी।
कि कैसे काम करता है, ध्यान सुनिए। ये ऐसे काम करता है जैसे एक गाड़ी को हम धक्का देते हैं। स्टार्टिंग में हमने लगाया 1 न्यूटन फोर्स, गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन एक चीज़ पक्की हो जाती है, उसमें चलने का इरादा बन जाता है। हम 2 लगाते हैं तो उसका इरादा और मजबूत, चलती क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपोज भी करती है। हम 3 लगाते हैं, उसका और अपोजिशन बढ़ जाता है। 4 लगाते हैं और चल पड़ती है। अब क्यों चल रही है? क्योंकि 3 तक वो जितना अपोज पैदा कर सकती थी उसने किया, लेकिन चौथे पे आते 4 पे आती वो चल पड़ती है। इसी तरह से इसमें 1 न्यूटन नहीं खींचता है, 2 न्यूटन नहीं खींचता है, 3 न्यूटन खींच जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जितना होने की ताकत थी वो हो चुका है, वो अभी भी होगा, लेकिन जो मटेरियल है ये उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जहाँ तक वो रोक सकता था रोका। तो ये जो मटेरियल की जो वायर की जो लेंथ थी पहले, इसको L नॉट कह लो, अब उसकी लेंथ में चेंज आया डेल्टा L। बहुत थोड़ा सा चेंज, ज़्यादा मत करना, ज़्यादा कर देना टूट जाएगा मटेरियल, और टूटने वाली प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें चेंज कैसे पता करेंगे? अगर टोटल लेंथ इसमें L है तो चेंज कितना आया? चेंज इन लेंथ वो कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, और इसी को मैंने क्या कहा? डेल्टा L। ये ठीक है, स्ट्रेन। लेकिन कितना चेंज आया? इस बात को कंपेयर करेंगे इसकी ओरिजिनल लेंथ से। सो पहला कौन सा चेंज है? लॉन्गिट्यूडनल चेंज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है? ये चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। क्या मतलब इसका? L माइनस L नॉट अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल से कंपेयर किया, ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा शेयरिंग स्ट्रेन। अब इसमें क्या होता है? मटेरियल को हम ये ऐसे रखा और इसके इस इफेक्टिव एरिया पर हमने फोर्स लगाई, उसमें नॉर्मल, इसमें टेंजेंशियल। ये और क्या होगा इसका? इसकी जो लेंथ थी पहले ये वाली, अब वो खिसक के इधर आ गई ना। जितनी ये खिसकी है उसको हम एंगल से नाप सकते हैं, दैट विल बी थीटा। और कितना खिसकी है? तो इसकी पोजीशन में चेंज है डेल्टा x। ये वाली लेंथ कितनी थी? वो थी L। अब इसका tan थीटा बताओ कितना आएगा? सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आएगा। अब यहाँ पर ये जो चेंज है ये डेल्टा x, ये बहुत थोड़ा सा होता है। क्यों थोड़ा सा होता है? क्योंकि मटेरियल को जब हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो जितना मुड़ेगा वहाँ से उसमें दरार आना स्टार्ट हो जाएगी, वो टूट सकता है। टूटना, ये प्रॉपर्टी अभी हमारे में नहीं आएगी, इसको पढ़ेंगे इसके बाद। हम उस लिमिट तक नहीं पहुंचेंगे जहां पर मटेरियल टूट जाए, हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों के प्रोपोर्शनल रहे। मतलब जितना हम फोर्स लगाएं, जितना इसके लेंथ में चेंज आए, फोर्स हटाने पर ये वापस चले जाए।
फिर से मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, एक वायर लिया 1 न्यूटन खींच गया, 2 न्यूटन और खींच गया, 3 न्यूटन और खींच गया, 4 लगाया और खींचा। अब हम लोड हटाते हैं, पहले 1 लगाया हटाया तो ये वापस जाता है, 2 लगाया हटाया ये फिर वापस जाता है, 3 लगाया खींचता है हटाते हैं फिर मटेरियल वापस जाता है, 4 लगाया हटाया अब ये वापस नहीं गया। ऐसे में लिमिट खत्म हो गई। डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेन आता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस को अभी हमने क्या समझा, अगर पर यूनिट एरिया हो तो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल। ये लगाते जा रहे हैं और स्ट्रेन आता जा रहा है, ये और बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन और खींचता है। तो जब तक हम इसको बढ़ाते हैं उतना ही खींचे, ठीक, तब तक ये वैलिड है। अभी इसको हमें आगे और पढ़ना है, तो हमने क्या समझा कि इसको छोटा सा रहने दो, ज़्यादा कर दोगे तो टूट जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा। और अब यहां से एक चीज समझो कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर यहां एक एंगल बने तो बहुत छोटा हो, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पता चलेगा नहीं। और यहां पर ऐसे केस में हाइपोटेन्यूस, ये जो हाइपोटेन्यूस है और जो बेस है ये दोनों सेम हो जाएंगी। अगर ये सेम हो गई तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि साइन थीटा और टेन थीटा भी इक्वल हो गए, लगभग कह सकते हैं ना। और जब एंगल छोटा होता है तो इन दोनों की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि खुद थीटा की होती है। इसका ये मतलब कि इस टेन थीटा को हम थीटा से भी नाप सकते हैं, और यही कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेन। नंबर 3,